वेलकम स्टूडेंट्स, आज के अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में चैप्टर 4 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले हिंदी में न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे, फिर इसके बाद अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे। तो आइए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, यानी हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 16 ओम है। इसे पिघलाकर आधी लंबाई का तार खींचा गया, तो इसकी आधी की लंबाई का तार खींचा गया, यानी जो नया तार बनाया गया इसकी लंबाई हाफ हो गई। तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, ये हमें नए तार का रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो हमें जो बाद में तार प्राप्त हुआ उसकी लेंथ L2 = L1/2, यानी इनिशियली उसकी लेंथ L1 है और बाद में लेंथ L2 L1/2 हो गया। तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो तार है वो उसकी इनिशियल लेंथ प्रारंभिक लंबाई L1 और क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और प्रतिरोध R1 जो कि 16 ओम है, और तार की लंबाई में परिवर्तन करने के पश्चात लंबाई L2 हो गई और क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन एरिया A2 हो गया और उसका नया रेजिस्टेंस R2 हो गया है, जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। पहले हम वॉल्यूम से इसका निकालेंगे। तार को पिघलाने से पहले वॉल्यूम L1N1 और तार को पिघला देने के बाद नया तार बनाने पर जो वॉल्यूम आएगा L1A1 = L2A2। तो ये बाद का वॉल्यूम है, ये पहले का वॉल्यूम है पिघलाने के। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं L1 की वैल्यू हम L2 की वैल्यू L1/2 रख देंगे हम। तो इससे हमारा ये पहले रेशियो निकाल लेंगे, A1/A2 = L2/L1। और R1 की क्या वैल्यू होती है, R1 = ρ L1/A1 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशेष प्रतिरोध के टर्म में, और इसी तरह से R2 की वैल्यू ρ L2/A2 ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के टर्म में हो गई। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन 2 / 1, इक्वेशन 2 / 1 करने से R2/R1 = रो से रो कट जाएगा और फिर यहाँ क्या बचेगा L2/L1 इंटू A1/A2। तो ये बचेगा L2/L1 इंटू A1/A2। A1 ऊपर चला जाएगा, A2 नीचे आ जाएगा। इस तरह से A1/A2 क्या है, L2/L1। तो इसकी वैल्यू रखेंगे हमारा R2/R1 = L2/L1 इंटू L2/L1। तो ये इस तरह से, और L2/L1 हमारा कितना होगा, चूंकि L2 हमारा हाफ है तो L2 = L1/2, यानी L2/L1 = हाफ। इस वैल्यू को रखेंगे L2/L1 = हाफ, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो L2/L1 और फिर यहाँ भी L2/L1, तो ये हो गया हाफ इंटू हाफ। तो यहाँ पर हाफ इंटू हाफ आ गया, तो ये लिखेंगे हम हाफ इंटू हाफ। R2 = R1 हाफ इंटू हाफ। R1 की वैल्यू 16 ओम रखेंगे, तो ये 1/4 हो गया, और फिर जब सॉल्व करेंगे तो 4 ओम इसकी वैल्यू आ गई। फिर से इसको देख सकते हैं, R2/R1 = ये जब हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, रो से रो कट जाएगा, L2/L1 और A1 ऊपर चला जाएगा, A1/A2 ये हमारा आ गया। और फिर A1/A2 क्या है, L2/L1। तो हम इसको फिर से लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, L2/L1 और फिर से L2/L1 आ गया। और L2/L1 हम गणना कर सकते हैं, क्योंकि L2 दिया गया है, हाफ कर दिया गया है, L2 = L1/2, यानी L2/L1 = हाफ। और इस वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ, तो हाफ, पहली वैल्यू रखा हाफ, दूसरी वैल्यू भी रखा हाफ, और R1 की वैल्यू 16 ओम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 ओम, यानी R2 हमारा 4 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। किरचॉफ के नियमों की सहायता से दिए गए परिपथ में, यह परिपथ दिया गया है, इसमें 2 ओम के प्रतिरोध में जाने वाली धारा की गणना करनी है। 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ है, धारा की गणना करनी है। धारा की गणना करने के लिए हम करंट्स की वैल्यू, पहले करंट्स ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए हम आई मान लेते हैं, जो भी हमारे सेल हैं, बैटरी हैं, उससे करंट ड्रॉ होगी। तो हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस वाली के I1 करंट ड्रॉ करते हैं, और फिर इस वाले के पॉजिटिव टर्मिनल से I2 करंट ड्रॉ करते हैं। I1 I2 बना लेंगे, और फिर हमारा I1 I2 यहाँ जंक्शन है, तो किरचॉफ करंट लॉ लगेगा KCL,
और यहाँ जो इनपुट करंट है I1 I2 हो गई और आउटपुट करंट I1 प्लस I2। तो इस तरह से 2 ओम के प्रतिरोध के थ्रू जो धारा जाएगी हमारी I1 प्लस I2 हो गई, और ये I1 प्लस I2 फर्दर डिवाइड हो जाएगी यहाँ पर बिंदु ए पर। I1 इस डायरेक्शन में चली जाएगी, I2 इस डायरेक्शन में चली जाएगी। अब इसकी हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ से स्टडी करेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे हम, पहले किस में लगाएंगे, ए बी सी ए, इस वाले लूप में लगाएंगे, ऊपर वाले लूप में। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए हम इधर चले। I1 करंट हमारी पहले 1 ओम में गई, तो 1 इंटू I1 प्लस इसके आगे चलेंगे, करंट की डायरेक्शन यही है तो इसी डायरेक्शन में हम चलेंगे। अगर करंट इसी डायरेक्शन में चल रही है तो हमारा सारा प्लस में होगा 2 इंटू I1 प्लस I2, 2 इंटू I1 प्लस I2, ये हो गया हमारा 2 ओम इंटू I1 प्लस I2 हो गया। फिर इसके आगे गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हम EMF पे आ जाएंगे। चूंकि हमारी I1 करंट EMF यानी जो बैटरी है इसके निगेटिव टर्मिनल पर जा रही है, तो निगेटिव टर्मिनल पर अगर पहले मिल गया तो हमारा EMF पॉजिटिव लिया जाता है, 2 वोल्ट यहाँ पर आ गया इक्वल टू 2 वोल्ट। ये पहला इक्वेशन मिल गया। और फिर दूसरे लूप में हम देखेंगे, दूसरे लूप में या में इसमें ACDA, तो दूसरे क्लोज्ड लूप में हमें मिलेगा, इधर से चलेंगे हम, मेन करंट हमारी I2 है, ये ड्रॉ हो रही है, तो 1 इंटू I2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू 2 I1 प्लस I2, और फिर इसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हम वोल्टेज पर आएंगे, EMF पर। I2 हमारी फिर सेल के निगेटिव टर्मिनल पर जाके मिलती है, तो नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया तो हमारा EMF 1 वोल्ट पॉजिटिव होगा, तो इक्वल टू 1। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशन से हम I1 और I2 दोनों की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो हमारा दोनों इक्वेशन को हमने सीधे ऐड कर दिया, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I2 प्लस 4 I1 प्लस I2 इक्वल टू 3। तो हमें I1 प्लस I2 निकालनी है, 2 ओम से जाने वाली धारा सीधे सीधे I1 प्लस I2, तो हम I1 प्लस I2 के लिए ही सॉल्व करेंगे, और ये इसकी वैल्यू आएगी 3/5 यानी 0.6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर लंबे तार वाले मीटर ब्रिज में संतुलन की लंबाई हमारा बैलेंस कंडीशन 45 सेंटीमीटर पे आता है, यानी स्मॉल एल की वैल्यू हमारा 45 सेंटीमीटर हो गई। तो दोनं प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारे जो प्रयोगाधीन दोनों रेजिस्टेंस है R और S, इनकी रेशियो फाइंड करना है। तो जो हमारा P अपान Q होता है वो L अपान 100 माइनस L होता है, तो इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। P अपान Q इक्वल टू L अपान 100 माइनस L। L कितना है 45, 100 माइनस L कितना हो जाएगा 100 माइनस 45 यानी 55, 9/11, और P अपान Q इक्वल टू R अपान S से 9/11। तो इस तरह से हमारे प्रयोगाधीन जो रेजिस्टेंस हैं, दोनों रेजिस्टेंस, इनकी वैल्यू या इनके रेशियो फाइंड हो गए। हमारे प्रयोगाधीन जो R और S होते हैं, इसमें से R रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और S अननोन रेजिस्टेंस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर से है। पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 सेलों को श्रेणी क्रम में संयोग का विद्युत वाहक बल विभव मापी के तार द्वारा नापा गया। तो हमारे 2 सेल हैं E1 और E2। E1 ज्यादा EMF का है और E2 कम EMF का है, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन हम लेंगे E1 और E2। तो जो संतुलन की लंबाई मिल रही है L इक्वल टू हमारा मिल रहा है 20 सेंटीमीटर, यानी E1 और E2 को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएं और फिर इसका EMF मेजर करें, तो 20 सेंटीमीटर पर विभव मापी के तार पर यह संतुलन की लंबाई मिल रही है। बैलेंस कंडीशन नल विक्षेप गैल्वेनोमीटर में जब निर्बल सेल के ध्रुव को पलट देते हैं, मान लेते हैं हमारा E2 कम EMF का सेल है, इसकी पोलरिटी बदल देंगे। पोलरिटी बदलने का मतलब निगेटिव पहले लगा देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पहले बाद में लगा देंगे। तो E1 माइनस E2 हमारा EMF आ जाएगा। E1 माइनस E2 कितने पर बैलेंस हो रहा है 8 सेंटीमीटर पर, तो हमारा E1 माइनस E2 8 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो रहा है। तो विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी EMF का रेशियो ज्ञात करना है E1 अपान E2। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो हमारा इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करेंगे। इक्वल टू KL से E1 प्लस इक्वल टू KL से E1 प्लस E2। पहले केस में E1 प्लस E2 इक्वल टू K इंटू संतुलन की लंबाई L 20 हो गई। इसी तरह से दूसरे केस में जब हम अपने कम EMF वाले यानी निर्बल सेल की ध्रुवता पलट देंगे, तो E1 माइनस E2 हो गया। E1 माइनस E2 इक्वल टू K L2 कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये दोनों इक्वेशन आ गए हमारे। डिवाइड कर देंगे तभी K कटेगा, तो डिवीजन कर देते हैं। E1 अपान E2 अपान E1 प्लस E2 अपान E1 माइनस E2
K K से K कट गया और 20/8 5/2 हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो E1/E2 हमारा इस तरह से सॉल्व करके E1/E2 हमारा 7/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पोटेंशियोमीटर या विभव मापी का है। विभव मापी में एक तार लगा हुआ है जो कि 4 मीटर का है, प्रतिरोध तार, और इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो जो विभव मापी का तार है वो पूरा 4 मीटर का है और इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है पूरे का। इसके सिरों पर 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, यानी हमारी जो बैटरी है इसका ईएमएफ 6 वोल्ट है और बैटरी एक रजिस्टर के थ्रू जुड़ी हुई है। बैटरी एक प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध X के श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है और X का ही हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। और इसमें क्या दिया गया है, हमारा जो 0.5 वोल्ट का सेल है, 0.5 वोल्ट का सेल, इसके संतुलन की लंबाई हमारे 50 सेंटीमीटर पर आती है। यानी 0.5 वोल्ट का जो सेल है वो यहाँ 50 सेंटीमीटर पर आके संतुलित होता है। यानी AC के क्रॉस जो पोटेंशियल आ गया वो 0.5 आ गया, 0.5 वोल्ट आ गया हमारा। तो इसको सॉल्व करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस वायर का 10 ओम, लेंथ 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर, पोटेंशियल हमारा 6 वोल्ट है, प्रतिरोध X यानी रेजिस्टेंस X की वैल्यू निकालनी है। तार में कुल प्रतिरोध, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ मिल गया X और दूसरा रेजिस्टेंस AB के बीच में है जो कि 10 ओम है, यानी ये रेजिस्टेंस वायर 10 ओम का है। तो R1 इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 10 प्लस X ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया। और इसमें ड्रा करंट कितनी है, V/R1। तो इसमें जो I आएगी करंट, I इक्वल टू V/R1 6/10 प्लस X। तो ये हमने करंट निकाल ली। अब हम AB के सिरों पर विभवांतर निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस AB के सिरों पर, यानी हमारे रेजिस्टेंस वायर के सिरों पर विभवांतर I इंटू R। I कितनी है, यहाँ से निकलेंगे 6/10 प्लस X इंटू R कितना है, हमारे रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो ये हमारा इस रेजिस्टेंस वायर के क्रॉस पोटेंशियल आ गया, इतना वोल्ट पोटेंशियल हमारा रेजिस्टेंस वायर के क्रॉस है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, टोटल पोटेंशियल यानी विभवांतर बटे पूरी तार की लंबाई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस वायर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया। AB के बीच में पोटेंशियल हमने ये निकाला हुआ है, तो इसकी वैल्यू पूरा रख देंगे 6/10 प्लस X इंटू 10। और टोटल लेंथ कितनी है तो वायर की 400 सेंटीमीटर, तो ये रखेंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ गई वोल्ट पर सेंटीमीटर। 10 का 1 0 कट गया तो 40 आ गया यहाँ। तो ये हमारा वोल्ट पर सेंटीमीटर आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट से हम आगे का सवाल लगा सकते हैं, क्योंकि 0.5 वोल्ट का जो बैटरी है वो 50 सेंटीमीटर पर हमारा बैलेंस होता है। तो यानी A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0.5 और विभव प्रवणता कितनी है हमारी, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इकाई लंबाई पर यानी 1 सेंटीमीटर पर इतना विभव है, 50 सेंटीमीटर पर कितना होगा, इसका 50 गुना कर देंगे। तो हमारा विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू 50 सेंटीमीटर, तो ये टोटल AC के बीच में विभवांतर के बराबर होगा। और फिर इसमें देख रहे हैं इस इक्वेशन में हमारा एक ही अननोन X है, तो अननोन X की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। और हम X के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो X इक्वल टू 5 ओम आ जाएगा हमारा। ये सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के पैटर्न पर ही है। विभव मापी की तार की मूल आवश्यकताएं क्या हैं, तो तार की मूल आवश्यकताएं वो ये डिस्कस कर लेते हैं हम। हमारा जो पोटेंशियोमीटर है उसकी पहली चीज तो तार की लंबाई बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक तो होनी चाहिए 10 मीटर तक हो सकती है, इसके आगे भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। और तार हमारा बहुत अधिक होने से विभव मापी के तार की विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का मान डिक्रीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। एक इंटरमीडिएट वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट की चाहिए। तो हमारा तार बहुत ही अधिक लंबा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, ताकि पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हो। इस तरह से हमारा तार एक इंटरमीडिएट लेंथ का होना चाहिए। और साथ ही साथ जो वायर है हमारा रेजिस्टेंस वायर पोटेंशियोमीटर का, वो सब उसकी पूरी लंबाई एक समान होनी चाहिए। पूरी लंबाई पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो पूरी तरह से इक्वल होना चाहिए, यानी तार की मोटाई सब जगह समान होनी चाहिए। इससे जो विभव प्रवणता है पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हर जगह सेम रहती है, अदरवाइज ये बदल जाएगी। तो पूरी जो हमारा वायर है वो समान अनुप्रस्थ काट का होना चाहिए या
उसकी मोटाई समान होनी चाहिए। तीसरा, विभवमापी का तार ऐसे मेटल का बनना चाहिए, ऐसी मिक्स्ड मेटल का बनना चाहिए जिसका ताप गुणांक निम्न हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट निम्न हो और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अधिक हो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए, अदरवाइज इसका रेजिस्टेंस बहुत कम आ जाएगा और फिर ये तार बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अधिक होने से हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो काफ़ी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। इससे हमारा जो मेजरमेंट है वो और एक्यूरेट होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू यानी विभव प्रवणता हमारा कम रहेगा, तो इससे हमारा विभवमापी और सुग्राही होगा। तो इस तरह से ये 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तार की लंबाई बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत कम होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमारा जो रेजिस्टेंस वायर है विभवमापी का तार वो पूरी तरह से एक समान लंबाई का होना चाहिए, एक समान क्रॉस सेक्शन एरिया का होना चाहिए, यानी एक समान मोटाई का होना चाहिए। और हमारा विभवमापी का तार मिश्र धातु जैसे मैग्नीन का बना होना चाहिए, जिसका रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अधिक होता है और ये निम्न ताप गुणांक वाला होता है। निम्न हमारा इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। तो ये होना चाहिए हमारा रेजिस्टेंस वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। इस क्वेश्चन का बाकी पार्ट पहले वाले क्वेश्चन के एकदम जैसे ही है। तो 1 मीटर लंबाई का हमने विभवमापी का तार ले लिया। तो विभवमापी का तार पूरा 1 मीटर लंबा है और इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, और इस पर हमने 2 EMF की एक बैटरी लगा दी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, और एक अननोन रेजिस्टेंस R को श्रेणी क्रम में लगा देते हैं बैटरी से। और फिर इस विभवमापी का उपयोग हम 0.5 सेल के लिए EMF निकालने के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो 60 सेंटीमीटर पर हमारी लेंथ बैलेंस होती है, R की गणना करनी है। तो बिल्कुल पिछला न्यूमेरिकल ही है, उसी के बेसिस पर है। तो 2 वोल्ट की बैटरी है हमारा, R अज्ञात प्रतिरोध है और AB 10 ओम है और लेंथ 1 मीटर है। 0.5 वोल्ट की वो बैटरी है, वो 60 सेंटीमीटर पर हमारा 0.5 वोल्ट का सेल जो है वो नो डिफ्लेक्शन देता है, यानी संतुलन की लंबाई प्राप्त होती है यहाँ पर। तो इस तरह से हम फिर उसी पैटर्न पर कैलकुलेट करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस R कितना होगा, R1 टोटल रेजिस्टेंस R कितना होगा, ये R हो गया, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको R1 मान रहे हैं इस केस में, तो R1 ले लेंगे हम। R1 इक्वल टू 10 ओम, AB 10 ओम, और फिर R इक्वल टू R ही है। तो जो टोटल करंट यहाँ फ्लो होगी I इक्वल टू V अपान R प्लस R1। तो V2 है, R ज्ञात करना है, R1 हमारा 10 ओम है, ये AB R1 हो गया। तो इस तरह से I मिल गया, और फिर R1 के सिरों पर विभवांतर हम निकालेंगे AB के सिरों पर। V इक्वल टू I इंटू R1, V इक्वल टू 2 अपान R प्लस 10 इंटू 10, तो ये 20 अपान R प्लस 10 आ गया। ये पोटेंशियल आ गया AB के क्रॉस पोटेंशियल आ गया। तो हम इसमें निकाल सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता इकाई लंबाई पर स्थित वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो K इक्वल टू V अपान L निकाल लेंगे। L 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर, और फिर V की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। V की वैल्यू पुट करेंगे 20 अपान R प्लस 10 इंटू 100, तो एक 0 कट गया, यानी 20 से हमने कैंसिल कर दिया इसको। तो 1/5 R प्लस 10, ये हमारा विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, सेल का EMF कितना है, ये सेल ये है हमारा 0.5 वोल्ट का, और सेल का EMF क्या है, KL1। सेल का EMF 60 सेंटीमीटर पर बैलेंस होता है, तो KL1 यानी K इंटू 60, तो K इंटू 60 0.5 इक्वल टू K 1/5 R प्लस 10 इंटू 60, L1 60 है। तो इसमें एक वैल्यू अननोन है R, जिसकी गणना हम आसानी से कर सकते हैं, R इक्वल टू 14 ओम। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, मीटर ब्रिज के प्रयोग में जो संतुलन आता है, बैलेंस पॉइंट हमारा 30 सेंटीमीटर आता है, L इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो दोनों प्रयोगाधीन प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। रेशियो हमें ज्ञात करना है R और S का रेशियो ज्ञात करने के लिए P अपान Q का रेशियो हम ज्ञात कर लेते हैं। P अपान Q का रेशियो L अपान 100 माइनस L, L की वैल्यू 30 रखेंगे, 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो P अपान Q आ गया 30 अपान 70 यानी 3/7, और यही हमारा प्रयोगाधीन R अपान S का रेशियो है। जो हमारे रेजिस्टेंसेस हैं इनका रेशियो 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मीटर ब्रिज के बाएं गैप में
यानी लेफ्ट गैप में हमारा आर 22 ओम है, ये तो आर की वैल्यू हो गई। दाएं गैप में अज्ञात प्रतिरोध एक्स लगा है, अननोन रेजिस्टेंस एक्स लगा है। मीटर ब्रिज 35 सेंटीमीटर के निशान पर संतुलित होता है, तो ये मीटर ब्रिज में लेंथ आ गई। अगर हमारा आर 22 ओम है और रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस एक्स है 35 सेंटीमीटर इज एल, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हम निकाल सकते हैं। हमारे मीटर ब्रिज में आर अपान एस इक्वल टू एल अपान 100 माइनस एल, ये फार्मूला है। तो एस की जगह एक्स रख देंगे और एल की जगह 35 रख देंगे और आर की जगह 22 ओम रख देंगे। तो ये हमारा एक्स आ जाएगा नॉन रेजिस्टेंस 40.85 ओम। और फिर क्या ज्ञात करना है, यदि 22 ओम या अज्ञात प्रतिरोध दोनों की स्थितियां आपस में बदल जाएं तो नया संतुलन पॉइंट क्या होगा, आर अपान एस। इन दोनों के रेशियो को हम बदल दें तो मान लेते हैं संतुलन की लंबाई L1 सेंटीमीटर पे आ गई, तो L1 अपान 100 इक्वल टू, इसको हम R मान लेंगे तो R ऊपर रहेगा 40.85 और 22 ओम को हम S मान लेंगे, 22 नीचे रख देंगे और जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 65 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर R और S को इंटरचेंज किया है, तो यहाँ पर R हमारा 40.85 सेंटीमीटर आ जाएगा, 85 ओम आ जाएगा और S 22 ओम आ जाएगा। यही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विभव मापी के तार की लंबाई 10 मीटर है। विभव मापी के तार की लंबाई 10 मीटर है। पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर। तार में स्थित सर्पी कुंजी यानी हमारा जो स्लाइडिंग जॉकी है वो स्टैंडर्ड ईएमएफ हमने लिया हुआ है, स्टैंडर्ड सेल 1.018 वोल्ट का हमने स्टैंडर्ड सेल लिया हुआ है, प्रमाणिक सेल। इसको जोड़ने पर डिफ्लेक्शन पॉइंट हमारा 850 सेंटीमीटर की दूरी पर आता है। तो 10 मीटर वायर पर 850 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा डिफ्लेक्शन पॉइंट जहां पर 0 है यानी नल पॉइंट आ गया इस स्टैंडर्ड सेल को लगाने पर। तो गणना करनी है तार में विभव प्रवणता। तो 885 सेंटीमीटर पर हमारा वोल्टेज कितना है, 1.018 वोल्ट। तो विभव प्रवणता आसानी से निकल जाएगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट K इक्वल टू E अपान एल, E हमारा 1.018 अपान 850, तो इस तरह से 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी 1.2 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। और दूसरी चीज क्या निकाला है, विभव मापी द्वारा अधिक से अधिक कितना विद्युत वाहक बल नापा जा सकता है, कितना मैक्सिमम EMF कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैक्सिमम EMF के लिए हम क्या करेंगे, तार के सिरों पर विभवांतर निकालेंगे। तार हमारा 10 मीटर का है और पोटेंशियल ग्रेडियंट 1.2 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस वायर की लेंथ 10 मीटर यानी 1000 सेंटीमीटर, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1.2 वोल्ट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमारे वायर पर आ रहा है, रेजिस्टेंस वायर पर। यही ईएमएफ मेजर किया जा सकता है। इससे इसके बियॉन्ड कि किसी बैटरी का ईएमएफ जैसे ड्राई सेल का 1.5 है, तो उस ड्राई सेल का हम 1.5 वोल्ट इस पोटेंशियोमीटर पर नहीं मेजर कर सकते। इसके लिए हमें पोटेंशियोमीटर में और हाई वोल्टेज का, हाई ईएमएफ का सेल लगाना पड़ेगा, प्राइमरी सेल, और फिर इसके बाद हमारा जो ईएमएफ मेजर करना है तब हम ड्राई सेल का ईएमएफ मेजर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रानुसार यानी अकॉर्डिंग टू फिगर, ये फिगर बना हुआ है, इसमें दो सेल लगे हुए हैं E1 A to B, हमारा E1 पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल, इसमें सेल की पोलैरिटी रिवर्स है, E2 B to C है। तो A और B के बीच में हम पोटेंशियोमीटर लगाते हैं और संतुलन की लंबाई हमारी बैलेंस कंडीशन 203.6 यानी 203.6 सेंटीमीटर पर मिलती है। और फिर अगर हम B पर जुड़ा हिस्सा यानी पोटेंशियोमीटर से A से C के बीच में EMF की गणना करते हैं, तो A से C के बीच में EMF की गणना हमारी 24.6 सेंटीमीटर पर बैलेंस कंडीशन मिलती है। यानी A से C के बीच में हम पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करते हैं तो हमारा बैलेंस पॉइंट 24.6 सेंटीमीटर मिलता है। तो इस केस में E1 माइनस E2 कैलकुलेट हो रहा है। अब विभव मापी को B से C के बीच में जोड़ें, B से C के बीच में, तो संतुलन बिंदु कहां पर होगा ये गणना करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, A B के बीच में मान लेते हैं E1 है, तो E1 EMF ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ये E1 हमारा बैलेंस हो रहा है 203.6 सेंटीमीटर पर। तो E इक्वल टू के एल फार्मूले से E1 इक्वल टू के एल की वैल्यू है हमारी 203.6।
ये वैल्यू रखेंगे और फिर दूसरे केस में हम E1 माइनस E2 निकाल रहे हैं। E1 माइनस E2 इक्वल टू के 24.6 सेंटीमीटर, के इंटू 24.6। इस तरह से ये दो इक्वेशन मिल गए। और ए सी के बीच में हमारा विभवांतर कितना है या विद्युत वाहक बल कितना है, ए और सी के बीच में विद्युत वाहक बल कितना है, ये E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, E1 कितना है के इंटू 203.6 वोल्ट, के इंटू 203.6। और फिर बी और सी के बीच में पोटेंशियल कितना है E2, E2 की वैल्यू क्या आएगी, मान लेते हैं x लंबाई पर यह संतुलित होगा। E2 पोटेंशियोमीटर के x लंबाई पर बैलेंस होगा, तो k इंटू एक्स इक्वल टू ये वैल्यू है ही हमारा, तो यहाँ पर k कट जाएगा और x ही अननोन है, तो x की वैल्यू 179.0 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से b और c के बीच में अगर विभव मापी को जोड़ें तो हमारा संतुलन बिंदु 179.0 सेंटीमीटर पर मिलेगा। और इसमें हमें एक सावधानी रखनी पड़ेगी, बी और सी के बीच में जोड़ेंगे तो, लेकिन सी को हमें वहां पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा, पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा, और बी को गैल्वेनोमीटर से जोड़ना पड़ेगा, तभी ये 179.0 सेंटीमीटर पर ये पोटेंशियल आएगा, बैलेंस होगा, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ के नियमों द्वारा हमें ये सर्किट बना हुआ है, ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। 2 ओम यानी ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें प्रवाहित धारा की गणना ज्ञात कीजिए, यानी प्रवाहित धारा कितनी होगी 2 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम पहले सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के शेप में ले आएंगे। तो 2 वोल्ट की बैटरी हमारा यहाँ 2 वोल्ट का ईएमएफ लगा हुआ है और करंट आई ड्रॉ हो रही है। तो मान लेते हैं 4 ओम से करंट I1 ड्रा हो रही है और करंट I2 की जगह हम I माइनस I1 लिख दे रहे हैं। I माइनस I1 8 ओम से ड्रा हो रही है। चूंकि यहाँ ब्रिज बैलेंस नहीं है हमारा, देख रहे हैं 4/8 इक्वल टू 8/4, ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं 2 ओम के क्रॉस बहने वाली धारा, अदरवाइज बैलेंस होता तो 0 कर देते और आंसर आ जाता। तो अब पूरी इसमें किरचॉफ के नियम की सहायता से हमें गणना करनी पड़ेगी। तो आगे चलकर ये हमारा I1 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, I1 माइनस I2 यहाँ पर, और I2 की ही गणना कर लेंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। और यहाँ पर I1 और I2, I माइनस I1 I2 आके ऐड हो जाएंगे, I माइनस I1 प्लस I2, और फिर आगे चलकर ये दोनों करंट ऐड होगी, तो इसमें से I2 कट जाएगा और I1 भी कट जाएगा और I करंट हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी गणना करनी है। तो हम पहले लूप में चलेंगे, पहले लूप या मेश। तो इस लूप में हमारा A इसमें चलेंगे 4 इंटू I1 प्लस करंट की डायरेक्शन ये है, तो 2 इंटू I2, 4 इंटू I1 प्लस 2 इंटू I2 माइनस 8 I माइनस I1 इक्वल टू 0। तो यही यहाँ किया गया है, एक्चुअल में इनको माइनस लिख दिया गया है। तो ये हम यहाँ से चल रहे हैं, इस जो इक्वेशन है इसके आधार पर हम इस तरह से चलेंगे। तो इस तरह से चलें, 8 I माइनस I1, और करंट की डायरेक्शन इधर जा रहे हैं तो रिवर्स हो जा रही है, I2 इस डायरेक्शन में बह रही है, हम जा इस दिशा में रहे हैं। माइनस 2 I2 8 I1 माइनस I2 माइनस 2 I2, और फिर इधर जाए AB आर्म में, फिर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, हम जा इस दिशा में रहे हैं और करंट उल्टी बह रही है, तो माइनस 4 I1 ये हो गया। और कोई वोल्टेज नहीं है, कोई EMF नहीं है, इसलिए ये राइट साइड हमारा 0 हो गया। इसी प्रकार हम दूसरे लूप में देखेंगे BCD। इस लूप में हम देखेंगे 8 I1 प्लस I1 माइनस I2। तो यहां से ये उन्होंने चला है, तो ये रास्ता अपनाएंगे, तो हम लोग भी ये रास्ता अपनाते हैं। यहां चलेंगे I1 प्लस I2, ये मेन करंट होगी, इसी की डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे, I1 माइनस I2। 8 I1 माइनस I2, तो 8 I1 माइनस I2 हो गया। और फिर इधर गए, यहां पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, जा इस दिशा में रहे हैं, करंट रिवर्स बह रही है, तो ये माइनस आएगा, माइनस 4 I माइनस I1 प्लस I2, माइनस 4 I माइनस I1 प्लस I2। अब फिर इधर जा रहे हैं, तो फिर यहाँ भी करंट I2 रिवर्स डायरेक्शन बह रही है, तो माइनस 2 I2, और कोई EMF नहीं है यहाँ पर, तो इसको 0 कर देंगे राइट साइड को। और फिर I1 प्लस I2 को हम सॉल्व करेंगे। I1 और I2 हमारे I के टर्म में मिल गए, I1 इक्वल टू 5/8 I, I2 इक्वल टू
25i। अब हमें i की वैल्यू निकालनी है तो हमारा आंसर नहीं आएगा, तो हमें तीसरा लूप अपनाना पड़ेगा। तीसरा लूप कौन सा है? ये वाला, ये लूप, यानी हम यहां से चलें तो इस इंड के थ्रू चलेंगे। तो ये पहला इंड हमारा ये आ गया, ये कितना है 8 इंटू आई माइनस आई वन, 8 इंटू आई माइनस आई वन लिखा, प्लस आगे चलेंगे, धारा उसी दिशा में जा रही है, तो ये 4 इंटू आई माइनस आई वन प्लस आई टू, तो ये हमारा 4i माइनस आई वन प्लस आई टू, ये हो गया लेफ्ट साइड हमारा, कोई रेजिस्टेंस और नहीं है। ईएमएफ इधर से चलें हम, करंट निगेटिव टर्मिनल पर पहुंच रही है, करंट हमारा ईएमएफ के निगेटिव टर्मिनल पर पहुंच रही है, ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे इक्वल टू 2, ईएमएफ पॉजिटिव ले लिया हमने 2, और फिर इसको सॉल्व करेंगे और यहां पर i1 i2 की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ i1 i2 फ्रॉम एबव सिंप्लीफिकेशन एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ i, एंड i की वैल्यू हमें एक बार मिल गई, तो फिर हम i की वैल्यू यहां रखेंगे i2 में, i2 के लिए सॉल्व करेंगे और हमारी i2 की वैल्यू मिल गई। यही रिक्वायर्ड करंट की वैल्यू थी जो 2 ओम से हमारी करंट बह रही है। तो ये इस रिक्वायर्ड करंट को हम जो है वो हमारी यही आंसर है। यहां से क्वेश्चन इंग्लिश में कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर इज 3 ओम, यानी एक पोटेंशियोमीटर वायर 1 मीटर लंबा है और उसका प्रतिरोध 3 ओम है। इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल, यानी जो बैटरी है हमारी इस रेजिस्टेंस वायर के थ्रू जुड़ी हुई है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रही है, तो वो 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस और 6 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी है, और इस बैटरी के साथ हमारा 8.5 ओम का एक रजिस्टर और लगा हुआ है। ड्राइविंग सेल एंड पोटेंशियोमीटर वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इस तरह से 1 मीटर लंबा वायर हो गया रेजिस्टेंस वायर, 0.5 ओम हमारा ईएमएफ हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया जो कि सेल का है, 8.5 हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और ये तीनों रेजिस्टेंसेस हमारे श्रेणी क्रम में या सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल के साथ इस बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। अब हमें इफ बैलेंस पॉइंट ऑफ ए सेल अंडर स्टडी, हम दूसरा कोई सेल लिए हैं जिसका ईएमएफ स्टडी करना है और उसका ईएमएफ हमारा जो है वो बैलेंस हुआ है 60 सेंटीमीटर लेंथ पर, वायर की लेंथ 1 मीटर है, 60 सेंटीमीटर पर बैलेंस हुआ है। डिटरमिन ईएमएफ ऑफ सेल, तो पोटेंशियोमीटर के लिए हमें फार्मूला मालूम है, इक्वल टू के एल दिया हुआ है, के की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये जो बाकी सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं ये के यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हैं। तो हम इनसे ज्ञात करते हैं। हम पहले पोटेंशियोमीटर वायर में करंट निकालेंगे, आई इक्वल टू ईएमएफ ऑफ आवर बैटरी 6 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये आर हमारा पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस हो गया, और आर डैश 8.5 ओम रेजिस्टेंस हो गया, और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो हम इनको ऐड कर देंगे सीधे, 3 + 8.5 + 0.5, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 एम्पियर की करंट हमारी पोटेंशियोमीटर वायर में ड्रा हो रही है। 0.5 एम्पियर की करंट ड्रा हो रही है, 3 ओम पोटेंशियोमीटर वायर का प्रतिरोध है, तो हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर V इक्वल टू आई आर 0.5 एम्पियर, आई आर 3 ओम 1.5 वोल्ट। हमारे पोटेंशियोमीटर वायर के V निकालने के बाद, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। हमारे रेजिस्टेंस वायर के क्रॉस पोटेंशियल 1.5 वोल्ट का है, तो पूरी लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, इसमें के की वैल्यू आ जाएगी के इक्वल टू V/L 1.5/100, यानी 1.5 × 10⁻² वोल्ट पर सेंटीमीटर। इस तरह से के की वैल्यू आ गई। अब हम ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल टू के एल, के की वैल्यू लिखेंगे, एल की वैल्यू 60 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया जो रिक्वायर्ड सेल का ईएमएफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हिंदी में कराया गया, इंग्लिश में हम इसको पुनः करा देते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 4 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 ओम। अवर पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 resistance of potentiometer wire is 10 ohm and it is 4 meter long, यानी 400 सेंटीमीटर।
ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड थ्रू एन अननोन रेजिस्टेंस एक्स एज शोन इन फिगर. इफ 0.5 volt potential is balanced for 50 centimeter length of wire, find the value of unknown resistance x. We have to find potential gradient या विभव प्रवणता. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी के सिरों पर हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम पहले करंट ज्ञात करेंगे. करंट की वैल्यू हमारी E अपॉन आर एक्स. ई और हमारे जो रेजिस्टेंस है आर एक्स और आर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो हम इनको सीधे ऐड कर लेंगे. आई इक्वल टू ई डैश अपॉन आर प्लस एक्स. ई डैश 6 आर रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 ओम प्लस एक्स इज अननोन. देन पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर. V इक्वल टू आई इंटू आर रेजिस्टेंस ऑफ ए बी. आई 6 अपॉन 10 प्लस एक्स इंटू आर 10 ओम. देन दिस पोटेंशियल इज अक्रॉस ए बी, यानी हमारे रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल है V और पूरी लेंथ हमारी 4 मीटर है यानी 400 सेंटीमीटर. तो इस तरह से के हम कैलकुलेट कर सकते हैं. K इक्वल टू V अपॉन एल. V 6 अपॉन 10 प्लस एक्स इंटू 10 अपॉन एल 400. और फिर इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ गई हमारी K की. और फिर हम सीधे सीधे EMF हमें 0.5 वोल्ट के जो बैलेंस पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर पर मिला. तो E इक्वल टू के एल फार्मूले से E 0.5 वोल्ट. K की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, यही लिख लेंगे. और L 50 सेंटीमीटर है और इसमें X अननोन है. X की वैल्यू हम सॉल्व करके निकाल लेंगे और ये आसानी से आ जाएगी. एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अरेंजमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज शोन इन फिगर. दिस इज पोटेंशियोमीटर अवर. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ EMF of 6 volt battery. 6 volt battery is negligible. Internal resistance is 0. Then we calculate, determine potential gradient. Potential gradient 6 volt potential is applied over 200 centimeter. Then E equal to KL formula से K equal to E dash upon L 6 upon 200 0.03 volt per centimeter. तो ये हमारा विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया. EMF 6 वोल्ट यहाँ अप्लाई है तार के सिरों पर. पोटेंशियल हो गया ये और 200 सेंटीमीटर लंबाई है. तो E डैश अपान L इस फार्मूले से हम लगा लेंगे और ये 0.03 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ गया. नेक्स्ट चीज कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी पर कितना पोटेंशियल होगा. तो VA माइनस VC. VA माइनस VC इक्वल टू K इंटू AC. पूरी लेंथ कितनी है, यहाँ से 200 माइनस 120 करेंगे तो 80 सेंटीमीटर आएगा. तो AC 80 सेंटीमीटर आ गया. तो VA 6 वोल्ट है, VC निकालना है. K की वैल्यू यहां से लिख लेंगे. AC 80 है. तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो VC की वैल्यू हमारी 3.6 वोल्ट आ जाएगी. तो जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो 6 वोल्ट रीडिंग देगा. तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी हुई, 3.6 वोल्ट. ये सीधे आ जाएगी. या दूसरा तरीका, V इक्वल टू K इंटू CB. CB लेंथ हमारी 120 सेंटीमीटर है. K से मल्टीप्लाई करें यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो ये वोल्टेज सीधे निकल जाएगा. और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट 0.03 इंटू 120 सेंटीमीटर और ये 3.6 वोल्ट. आंसर आ गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स गिव द बैलेंस पॉइंट एट 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑन पोटेंशियोमीटर. सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस सीरीज कॉम्बिनेशन गिव्स 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑन पोटेंशियोमीटर वायर फॉर बैलेंस. पोल्स ऑफ सेल smaller is reverse. We take smaller cell E2 and polarity is reverse. Then balance point shift to 8 centimeter. Balance point shift to 8 centimeter. Obtain ratio of EMF of 2 cell. We have to obtain E1 upon E2. फर्स्ट केस में E इक्वल टू KL. E1 प्लस E2 हमारा EMF हो गया और KL K इंटू L 20 सेंटीमीटर है. K 20K आ गया. और सेकंड केस में जब E2 की पोलैरिटी बदल गई तो E1 माइनस E2 का EMF निकलेगा. E1 माइनस E2 इक्वल टू KL डैश यानी K इंटू बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाई 8 सेंटीमीटर. देन आवर बैलेंस पॉइंट विल बी एट 12 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर शिफ्ट किया तो बैलेंस पॉइंट हमारा 12 सेंटीमीटर होगा. 20 माइनस 8 12 सेंटीमीटर. तो E1 माइनस E2 इक्वल टू 12K. और फिर दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे. E1 अपान E1 प्लस E2 और अपान E1 माइनस E2 इक्वल टू 20K अपान 12K. K कट गया और इसको सॉल्व करने पर
E1 और E2 के लिए हम सॉल्व करेंगे। E1 अपान E2 इक्वल टू 4 अपान 1, यानी E2 इक्वल टू 4:1। तो इस तरह से E1 और E2 के लिए हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, E1 प्लस E2 को 3 से, E1 माइनस E2 को 5 से, और फिर सॉल्व करेंगे। E1 अपान E2 इक्वल टू 4 अपान 1, यानी E1:E2 इक्वल टू 4:1। ये रेशियो ऑब्टेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर। ए सेल इज बैलेंस्ड एट 110 सेंटीमीटर लेंथ ऑन पोटेंशियोमीटर वायर इफ की इज ओपन, दिस की इज ओपन, if this key is open we get EMF of cell at 110 centimeter and this balance point is at 80 centimeter if 2 ohm resistor key is closed। यानी हम ये की क्लोज कर दें और 2 ओम के रजिस्टर के थ्रू धारा बहने लगेगी। इस केस में हम सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और ये 80 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो रहा है। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का डायरेक्ट फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, R इक्वल टू L1 अपान L2 माइनस 1 इंटू एस। L1 कितना है 110, L2 80 सेंटीमीटर माइनस 1, S कितना है, ये S की वैल्यू 2 ओम है, तो यहाँ रखेंगे और सीधे सीधे कैलकुलेट हो जाएगा। तो किसी को भी ये फार्मूला याद नहीं है वो इससे कर सकते हैं। E इक्वल टू KL1, V इक्वल टू KL2, और इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला हमें मालूम है E अपान V माइनस 1 इंटू R। तो E1 इसमें E और V की वैल्यू रखेंगे, KL1 अपान KL2 माइनस 1 इंटू R, कैसे के कट गया तो यही फार्मूला गया L1 अपान L2 माइनस 1 इंटू R या S। यहाँ पर जो भी वैल्यू हम कहना चाहें, ये इसको इस किताब में S लिखा गया है और दूसरी किताबों में R लिखा रहता है, तो हम जो भी इसको लिखना चाहें और फिर ये सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सपेरिमेंट पोटेंशियोमीटर इज परफॉर्म्ड बाई 2 स्टूडेंट्स। 2 स्टूडेंट्स ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसमें व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ बैलेंस पॉइंट पोजीशन ऑफ जॉकी, यानी जॉकी की पोजीशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम फर्स्ट स्टूडेंट इंक्रीज द रेजिस्टेंस R। फर्स्ट स्टूडेंट रेजिस्टेंस R को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो जॉकी की पोजीशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब हम R को बढ़ाएंगे, ये रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, हमारा R के क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा और AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होने के कारण हमारा संतुलन पॉइंट, बैलेंस पॉइंट आगे की ओर खिसकेगा। तो ये हमारा राइट साइड में खिसक रहा है जब उसने R को इंक्रीज किया एक स्टूडेंट ने। दूसरे स्टूडेंट ने जब S को डिक्रीज किया, व्हाट विल इफेक्ट ऑन बैलेंस पॉइंट व्हेन S इज डिक्रीजेज। दूसरे केस में जब S डिक्रीज किया जा रहा है तो इसमें 2 केस मिलते हैं। इफ K2 इज ओपन, यदि K2 ओपन है और S की वैल्यू हम डिक्रीज या इंक्रीज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये सर्किट ओपन है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, तो इसलिए हमारा जॉकी की जो बैलेंस पॉइंट है वो उसी पर शिफ्ट रहेगी। तो नो बैलेंस पॉइंट विल नॉट चेंज और रिमेन सेम एट ऑल वैल्यूज ऑफ S। इफ की K2 इज क्लोज्ड, इस की को हम क्लोज कर दें तो S की वैल्यू हम डिक्रीज करें, S की वैल्यू डिक्रीज करने पर हमारा E2 यानी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। टर्मिनल विभवांतर जब डिक्रीज करेगा तो V इक्वल टू KL फार्मूले से L की वैल्यू डिक्रीज करेगी। हमें मालूम है V इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस KL, और V की वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं बाई डिक्रीजिंग S। S से डिक्रीज करके हम V की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो लेंथ है ये संतुलन की वो भी डिक्रीज करेगी। इस तरह से बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 फैंस ऑफ 80 वाट ईच इन ए हाउस, यानी किसी घर में 80 वाट के 4 फैन हैं। देयर आर 4 फैंस ऑफ 80 वाट ईच इन ए हाउस, ऑल रन 15 आवर पर डे, डिटरमिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई देम। तो हम एक फैन के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकाल लें और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 1 फैन, पावर इन किलोवाट इंटू टोटल आवर। तो 80 वाट पावर हो गई, इसको हम किलोवाट में बदलेंगे, 80 अपान 1000 एंड 15 आवर तक वो संचालित हो रहे हैं। इस तरह से जो हमारा KWH आया वो 1.2 KWH यानी यूनिट आ गया 1.2 यूनिट, और 10 टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई 4 फैन 1.2 KWH इंटू 4 यानी 4.8 KWH हमारी इतनी एनर्जी खर्च हुई या इतनी यूनिट खर्च हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाउस इज इक्विप्ड विथ
एयर कंडीशनर ऑफ 1.5 टन, पावर ऑफ AC इज 2 किलोवाट, इट ऑपरेट्स 10 आवर पर डे, कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल एट 6 रुपीज पर किलोवाट आवर। तो हमें बिल भी कैलकुलेट करना है। तो AC हमारा 2 किलोवाट का है, 10 घंटे चलेगा, 10 आवर्स, तो टोटल किलोवाट आवर कितना हो गया, 2 किलोवाट इंटू टोटल आवर 10 आवर, तो ये 20 किलोवाट आवर पर डे। तो ये 20 यूनिट पर बिजली खर्च कर रहा है पर डे। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है 20 इंटू 6, तो ये हमारा आ गया 120 पर डे। तो 120 रुपए पर डे हमारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इस AC को 10 घंटे चलाने में आएगा। इतना कॉस्ट हम बियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाउस ऑफ 8 ट्यूबलाइट ऑफ 40 वाट, यानी किसी हाउस में 40 वाट की 8 ट्यूबलाइटें हैं, 10 फैन ऑफ 80 वाट, 1 गीजर ऑफ 1 किलोवाट, वॉशिंग मशीन 250 वाट, AC 2 किलोवाट। दीज इंस्ट्रूमेंट रन फॉर 12 आवर, 18 आवर, 4 आवर, 3 आवर एंड 10 आवर पर डे रेस्पेक्टिवली। यानी हमारा आवर ट्यूबलाइट 12 आवर, फैन 18 आवर, गीजर 4 आवर एंड वॉशिंग मशीन 3 आवर एंड AC 10 आवर रन्स पर डे। कैलकुलेट मंथली बिल एट द रेट ऑफ 6 रुपी पर यूनिट और पर kWh। तो सोल्यूशन इसका टेबल बना के किया गया है। टेबल बनाएंगे आसानी से होगी। इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे, दूसरी रो में हम पावर, किलोवाट में पावर लिखेंगे, इनटू टाइम इन आवर, यानी घंटे में समय लिखेंगे, और फिर kWh किलोवाट आवर, यानी टोटल किलोवाट आवर कैलकुलेट करेंगे। टोटल किलोवाट एनर्जी हमारी कितनी कंज्यूम हुई, फिर क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटी जो है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टोटल kWh निकाल के हम टोटल कर लेंगे। ट्यूबलाइट 40 वाट का है, तो इसकी किलोवाट में 1000 से डिवाइड कर देंगे। 12 घंटे रन किया तो kWh इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.48, और क्वांटिटी 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई किया, 3.64 यूनिट हमारा पर डे आ रहा है। इसी तरह फैन 80 वाट, ये ऑपरेट हुआ हमारा 80 वाट को हम किलोवाट में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.08, 18 आवर्स रन कर रहा है हमारा फैन, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा 1.44 kWh आ गया, और इनकी क्वांटिटी 10 है तो इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14.4 किलोवाट ये पर डे हमारे 10 फैन खर्च कर रहे हैं 18 घंटे में बिजली। गीजर, एक गीजर है 1 किलोवाट का और 4 घंटे रन किया तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, क्वांटिटी 1 है, 4 यूनिट ये पर डे खर्च करेगा। वॉशिंग मशीन है 250 वाट, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.25 वाट, 3 आवर्स चला तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.75, और क्वांटिटी 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.75 यूनिट पर डे। AC 2 किलोवाट, रनिंग टाइम 10 आवर, 10 घंटे चला तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पावर इंटू आवर, 2 इंटू 10 20 किलोवाट, ये 10 घंटे में खर्च कर लेगा, इंटू 1, एक ही AC है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 1 इक्वल टू 20, तो इनका सम करेंगे 42.79 kWh पर डे। तो इतना एक दिन में बिजली खर्च हो रही है, इतना किलोवाट। अब हम इसको चेंज करेंगे मंथ में, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1283.7 kWh आ गया, और इसको हम 6 रुपी से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 kWh का चार्ज 6 रुपी है, तो यानी 1 kWh 6 रुपए का है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, हमारे टोटल मंथली बिल आ जाएगी 7700 इंटू 7700 2.2 रुपीज हमारा ये बिल आ गया, 7702.2 रुपया बिल आ गया। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा एक महीने यानी 30 दिन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 220 वाट एंड 100 वाट बल्ब, 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब, इसका क्या मतलब है? 220 वोल्ट की अगर सप्लाई करें हम बल्ब के सिरों पर, अगर बल्ब को हम 220 वोल्ट दें तो इसका पावर कंजम्पशन 100 वाट होगा। तो बल्ब हमारा 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है तो हम
P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर से रेजिस्टेंस निकालेंगे। वी स्क्वायर हमारा 220 का स्क्वायर और पावर कितनी है 100 वाट, तो मल्टीप्लाई हमारा डिवाइड कर देंगे इससे, तो 484 ओम यानी 484 ओम इस बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया हमारा। और आई करंट कितनी ड्रॉ होगी, P इक्वल टू वी आई फार्मूले से, आई इक्वल टू P अपान वी, और ये P हमारा 100 है और V 220 वोल्ट है, और डिवाइड करेंगे तो 0.45 एम्पियर हमारा ये करंट आ गया इस बल्ब में। तो अगर हमारे बल्ब में सप्लाई इससे कम हो जाएगी तो जो हमारा बल्ब है वो कम पावर कंज्यूम करेगा, तो 220 वोल्ट सप्लाई पर ही उसकी हमारा 100 वाट बल्ब कंज्यूम करेगा पावर, अदरवाइज पावर डिक्रीज कर जाएगी, वोल्टेज बढ़ेगा तो पावर इंक्रीज कर जाएगी। फिर टू बल्ब 220 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट एट 50 वाट आर कनेक्टेड टू सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट इन सीरीज, कंपेयर हीट प्रोड्यूस्ड बाई देम दीज टू बल्ब। हीट प्रोड्यूस्ड आई स्क्वायर आर टी होता है, तो हम हर एक बल्ब का आर निकालेंगे। पहले बल्ब का रेजिस्टेंस वी स्क्वायर अपान आर से, R1 इक्वल टू वी स्क्वायर अपान R1 वी स्क्वायर अपान P, तो ये हमारा P इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर फार्मूला होता है चूंकि, तो R इक्वल टू वी स्क्वायर अपान P, इस फार्मूले से वी स्क्वायर 220 का स्क्वायर और P हमारा 100 है 100 वाट, तो ये 484 ओम आ गया पहले बल्ब का रेजिस्टेंस। R2 इक्वल टू वी स्क्वायर अपान P2, तो V 220 का स्क्वायर P2 हमारा 50 वाट है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे 968 ओम R1 और R2 हमारे आ गए। इससे हम कंपेरिजन कर सकते हैं H1 अपान H2, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H1 अपान H2, क्योंकि हम सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब को कैलकुलेट कनेक्ट किए हैं इसलिए हमारी जो करंट होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होती है, तो हम I1 I2 के बजाय आई स्क्वायर लेंगे, आई स्क्वायर R1T आई स्क्वायर R2T, और ये I और T कैंसिल हो गए, केवल R1 और R2 बचे, ये 1/2 का रेशियो आ गया हीट प्रोड्यूस्ड में, यानी वो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो अलग अलग हीट प्रोड्यूस करेंगे, बल्ब हैं वो अलग अलग हीट प्रोड्यूस करेंगे। हमारा जो 100 वाट का बल्ब है वो दूसरे बल्ब से चूंकि हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है इसलिए 100 वाट का बल्ब कम हीट प्रोड्यूस करेगा और 50 वाट का बल्ब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंसेस की वैल्यू ज़्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है वो उतना ही हीट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव ए बल्ब ऑफ रेटिंग 6 वोल्ट एट 30 वाट, दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई, व्हाट विल डू। यानी हमारे पास एक बल्ब है जिसका पोटेंशियल 6 वोल्ट है और पावर 30 वाट है, 6 वोल्ट पर पावर 30 वाट है, और हमने इसको सप्लाई दे रखी है 120 वोल्ट की। तो पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बल्ब का, वी स्क्वायर अपान पी फार्मूले से, आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी, 6 इंटू 6 अपान 30, हमारा बल्ब 1.2 ओम का रेजिस्टेंस का है, और इसमें करंट कितनी ड्रा होगी, पी इक्वल टू वी आई फार्मूले से, आई इक्वल टू पी अपान वी, पी 30 और वी हमारा 6 है, तो 5 एम्पियर की करंट हमारे बल्ब में ड्रा होगी। और जब 120 वोल्ट की सप्लाई लगा देंगे तो इसमें करंट कितनी ड्रा होगी, V2 अपान आर, 120 अपान 1.2 से डिवाइड करेंगे आर, और ये हमारा आ जाएगा 100 एम्पियर, हमारी करंट 100 एम्पियर आ जाएगी। इस तरह से अगर हमारे बल्ब में 5 ओम से ज़्यादा करंट भेजी गई तो हमारा बल्ब तुरंत फ्यूज्ड हो जाएगा। तो इस कारण से हम एक रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना पड़ेगा जो कि करंट को 5 एम्पियर ही रखे। तो मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस की वैल्यू R डैश है जो 5 एम्पियर करंट ही हमारे बल्ब में भेजती है, जिसके थ्रू जाता है। तो इस तरह से अगर हम एक R डैश रेजिस्टेंस का प्रतिरोध इसके साथ श्रेणी क्रम में लगाएं अपने बल्ब के साथ, तो जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा R प्लस R डैश आ जाएगा, और V2 हमारा 120 वोल्ट है। तो आई हम 5 एम्पियर के लिए कैलकुलेट करेंगे, 5 इक्वल टू 120 अपान R प्लस R डैश, और R की वैल्यू 1.2 ओम हम जानते हैं, तो 1.2 प्लस R डैश और 5 को यहाँ नीचे ले जाएंगे, 120 अपान 5, तो ये हमारा 24 ओम आ गया।
और आर डैश की वैल्यू इससे कैलकुलेट कर सकते हैं 1.2 के इधर भेजें तो ये 22.8 ओम हमारा रेजिस्टेंस आ गया, जिसको हम बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में लगाएंगे तभी हमारा बल्ब फ्यूज होने से बचेगा, अदरवाइज फ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैज हाई रेजिस्टेंस 220 वोल्ट 200 वाट और 220 वोल्ट 2 किलोवाट गीजर। दिस इज बल्ब, दिस इज गीजर विच हैव हाई रेजिस्टेंस। तो R इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी फार्मूले से रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आर बी इक्वल टू वी स्क्वायर 220 स्क्वायर अपान 200 वाट, 200 यहाँ रख देंगे नीचे, और ये 242 ओम यानी 242 ओम ये हमारे बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस ऑफ गीजर आर जी इक्वल टू वी स्क्वायर अपान पी, और पावर हमारा यहाँ 2 किलो वाट है तो 2000 वाट हो गया, 220 का स्क्वायर अपान 2000, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 24.2 ओम। इस तरह से हमारा बल्ब ज्यादा रेजिस्टेंस का है, गीजर की रेजिस्टेंस कम है। तो इस तरह से हम ये कंक्लूड करते हैं, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो कम रेजिस्टेंस का होगा, जिसकी पावर कम होगी वो ज्यादा रेजिस्टेंस का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मीटर ब्रिज प्रोड्यूसेस बैलेंस व्हेन रेशियो ऑफ ए जे एंड जे बी यानी जॉकी का रेशियो 1:3 है, डिटरमिन वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। व्हाट इज वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एज पर क्वेश्चन ए जे अपान जे बी इज 1:3। तो ये हमारा ए जे हो गया और ये जे बी हो गया, और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ए जे इक्वल टू एल मान लेते हैं, जे बी इक्वल टू 100 माइनस एल यूजिंग ब्रिज बैलेंस कंडीशन आर अपान एस यानी एक्स अपान 3 इक्वल टू एल अपान 100 माइनस एल। अब एल अपान 100 माइनस एल ये कितना है 1/3, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/3 और x 1 ओम, सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया। ए मीटर ब्रिज गिव्स डिफ्लेक्शन एट 30 सेंटीमीटर मार्क, सपोज रजिस्टर ऑफ लेफ्ट एंड राइट गैप आर इंटरचेंज, डिटरमिन न्यू बैलेंस पॉइंट। यानी एक मीटर ब्रिज है जो कि नो डिफ्लेक्शन दे रहा है, यहाँ नो शब्द लिखने भूल गए हैं। तो ए मीटर ब्रिज गिव्स नो डिफ्लेक्शन एट 30 सेंटीमीटर मार्क एंड सपोज रजिस्टर्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट गैप आर इंटरचेंज, यानी आर और एस को इंटरचेंज कर दें तो नया बैलेंस पॉइंट क्या होगा ये निकालना है। तो पुराने केस में 30 सेंटीमीटर यानी एल अपान 100 माइनस एल इक्वल टू आर अपान एस, तो एल की वैल्यू हम रख देंगे, आर और एस का रेशियो मिल जाएगा 30 अपान 100 माइनस 30, ये आ गया 3/7 आर अपान एस। दूसरे केस में हम उल्टा कर देंगे, आर और एस की वैल्यू इंटरचेंज कर देंगे, तो एस अपान आर इक्वल टू L1 अपान 100 माइनस L1, L1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो L1 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम आर अपान एस 3/7 है तो यहाँ 7/3 रख देंगे, तो 7/3 इसको रखेंगे, तो यहाँ से L1 की वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। L1 मल्टीप्लाई करेंगे हम 3L1 इक्वल टू 100 7 इंटू 100 माइनस L1, और फिर जब सॉल्व करेंगे तो L1 इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर गिव्स नो डिफ्लेक्शन एट 120 सेंटीमीटर, यानी एक पोटेंशियोमीटर है जिसको किसी सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है, उस सेल को कनेक्ट करने पर हमारा जो नो डिफ्लेक्शन पॉइंट है वो 120 सेंटीमीटर पर आता है। व्हेन टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर, व्हेन ए रजिस्टर ऑफ 6 ओम इज ज्वाइंट अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल। अब सेल के टर्मिनल से एक रेजिस्टेंस 6 ओम का ज्वाइंट कर दिया गया। अब हम सेल का ईएमएफ के बजाय सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, और हमारा जो बैलेंस पॉइंट है वो 100 सेंटीमीटर पर आया है। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो ये सीधे सीधे फार्मूले पर बेस्ड है, आर इक्वल टू L1 अपान L2 माइनस 1 इंटू एस, यानी एस हमारा 6 ओम जो हमने यहाँ पर सेल के साथ लगाया हुआ था सेल के अक्रॉस 6 ओम, और L1 जब हम ईएमएफ मेजर कर रहे हैं 120 सेंटीमीटर आ गया, L2 जब हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं सेल का, तो फिर ये वैल्यूज रखेंगे, L1 120, L2 100 माइनस 1 और S की वैल्यू 6, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे बैटरी का यानी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 1.2 ओम आएगा।